हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज जो हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स एक 12 के बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसमें आप नीट और जेई में 2 क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार होने वाला ये टॉपिक। इसमें जनरली हम लोग जो काम करेंगे वो बहुत आसान है। ठीक है ना, ज़्यादा वक्त हम लोगों का नहीं लगेगा इसको समझने में। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, खासकर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। इसका डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इस सबसे पहला पॉइंट है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक डेफिनेशन बनाए हैं कि यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी विल स्टडी फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 3 टॉपिक है। ऐसे तो टॉपिक बहुत है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बहुत सारा आ जाएगा। यहाँ पर पढ़ना है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच वी विल स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक वाला मैकेनिज्म तो नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक्स के सेंस में हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वगैरह आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 याद रखने वाला बात जो कि केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो वर्ड है, काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, समझे ना आप। काइनेटिक जो आया हुआ है उसका मीनिंग होता है काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब होता है मोशन। अब यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं मोशन का, तो कहीं नहीं तो कहीं, जैसे मान लीजिए कि ए से बी प्रोडक्ट बना और मोशन क्या है, स्पीड है, तो रिएक्शन का बनने के स्पीड पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, रिएक्शन कितने स्पीड से बन रहा है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देख लो कि जैसे H2 है प्लस O2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2H2O। ठीक है ना, तो रिएक्शन बनने का स्पीड पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिंपली याद रखिएगा। देखो, ये डेफिनेशन वगैरह तो ऐसा तो पूछेगा नहीं, इसमें हम ये सिर्फ बताने की कोशिश किए कि इसमें 3 टॉपिक है। ठीक है, जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग और रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो समझ गए। उसके बाद ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, याद रखना। काइनेसिस होता है, काइनेटिक्स जो होता है उसका ग्रीक में हम लोग काइनेसिस बोलते हैं, और काइनेसिस का मतलब होता है मोशन। और मोशन में क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, हम लोगों को इसी पर चर्चा करना है। ठीक है, तो अब देखो कि सबसे पहला पॉइंट है कि रेट किसको कहते हैं। ठीक है, रेट हम लोग किसको कहते हैं, तो क्या है, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट देखो, अब जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो टाइप्स ऑफ रेट में बहुत सारा रेट आता है। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। ठीक है ना, जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, जैसे कोई अगर बोलता है कि वेरी फास्ट रेट, वेरी फास्ट रेट। ठीक है ना, जैसे आप NaCl को रिएक्शन करा दो AgNO3 से, तो क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा AgCl। ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस NaNO3। इसका जो रेट होगा जानते हो, बहुत फास्ट होगा। मान लो इसका रेट है ना 10 का पावर -6 सेकेंड, इतना फास्ट से बनेगा। तो हम लोग इसके रेट को डिफाइन नहीं कर सकते, एकदम बहुत वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम, हम इसको रेट को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वेरी फास्ट है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट देखो, अगर कोई बोले कि वेरी स्लो, ये पॉइंट नंबर 1 में है। कोई अगर बोलता है कि वेरी स्लो, ठीक है ना, तो अब बताओ,
अब कोई रिएक्शन जो हो वो बहुत स्लो वर्क करे, साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग स्टडी करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे Fe है आयरन, इनिशियली आप देखते हैं लाते हैं दुकान में से खरीद के, तो चमचमाते हुए रहता है, ठीक है। कुछ समय के बाद वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, अपने कंपोनेंट ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो Fe2O3, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, रस्टिंग होने लगा। जब रस्टिंग होगा तो ऐसा तो नहीं है कि हम खरीद के लाए अभी हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल टाइम लगेगा, ठीक। अगर एयर मोलिक्यूल्स और वाटर मोलिक्यूल्स के रेफरेंस में लेके आएंगे तब भी हमको 1-2 दिन लग जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है। तो हम लोगों को इस काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोगों को ना तो बहुत स्लो रिएक्शन पढ़ना है और ना ही बहुत फास्ट रिएक्शन पढ़ना है। हम दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे तो एक नया रेट आता है, उसको हम लोग एवरेज कहते हैं, ठीक। तो इस केस में हम वेरी स्लो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। परिभाषा वही होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, बहुत कम समय के लिए। तो अगर हम बात करेंगे यूनिट का, यूनिट ऑफ देखो एक चीज और याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROR भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन क्या है, तो मोलरिटी है। अब मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम पर यूनिट टाइम है। अब इसी को हम लोग लिख लेंगे, पर यूनिट टाइम है, देखो टाइम। तो इसको अगर हम लोग सिंपली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यही है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर से ध्यान दो, अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि अगर टाइम को अगर हम सेकेंड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ROR, यूनिट ऑफ ROR बराबर, अगर हम टाइम को सेकंड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम मिनट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। अगर हम टाइम को आवर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, ठीक है। अगर ईयर में लेंगे तो ईयर में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो सिंपली समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को जो मेन स्टडी है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डेफिनेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन इंस्टेंटेनियस में भी था, चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोगों को यहाँ भी होगा, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोगों को यहाँ भी होगा। तो अब देखो हम लोग एवरेज की बात करेंगे, तो इस सबको हम क्या करते हैं, नोट कर लेना, इरेज कर देते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो मान लेते हैं कि फॉर रिएक्शन ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन है जो ए कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन कब, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, तब जब इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग मान लेते हैं A1 है, ठीक। यहाँ याद रखना टाइम कितना होगा, t इज इक्वल टू, टाइम जो होगा कितना हो जाएगा, टाइम देखो यहाँ लेते हैं
कि टाइम जो होगा दैट इज t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 लेंगे तो उस समय हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, A1 है, ठीक। और जब t इज इक्वल टू टी हो जाएगा, मतलब कुछ समय के बाद, तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन लेफ्ट होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होगा, आगे बताएंगे हम लोग, तो रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होगा तो जो भी बचा हुआ होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन बराबर, इसको हम लोग लेते हैं A2। यहाँ पर जो टाइम होगा, टाइम किसके लिए लेंगे, टाइम t इज इक्वल टू टी, कुछ तो होगा, ठीक है ना, टाइम ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा, टाइम इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। अब देखो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कोई भी चेंज हम लोग निकालते हैं ना, तो याद रखना हमेशा क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, हमेशा क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड होता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड होता है, और जब कंज्यूम्ड होगा तो उसके अमाउंट में कमी आने वाला है, ठीक है ना, क्या होगा, कमी होगा, ठीक। तो फाइनल हमेशा कम होगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल स्थिति में वो कम होने वाला। अब देखो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो मेरा जो फॉर्मूला आने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन A2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन A1 बाई कितना है, इसको हम लोग मान लेते हैं टाइम T1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मान लेते हैं T2 इज इक्वल टू T, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो गौर करो तो पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट जो होता है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट ये डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो हम लोगों को इसको पॉजिटिव वैल्यू रखने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग मोड लगा देते हैं। तो मोड लगा देंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि हमको रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो सिंपल, रेयर क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि आगे इसको हम लोग यूज करेंगे, समझ गए ना, इस टॉपिक को हम लोग आगे यूज करेंगे। अब देखो, इस पर अगर एक छोटा सा अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं तो क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में कर रहा है, इन ए रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेज फ्रॉम 0.2, कितना से कितना दे रहा है, मतलब 0.2 से कहाँ जा रहा है, 0.15 मोल पर लीटर, और उसका टाइम इंटरवल कितना है, 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बताए थे, इनिशियल टाइम, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरुआत में जो टाइम इनिशियल होता है वो 0 होता है, सबको पता है। कोई भी रिएक्शन काम शुरू करने जा रहे हो, टाइम कितना होगा, उस टाइम में जो तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, 0। तो यहाँ भी सिर्फ दिया 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब क्या है, इनिशियल जो टाइम था, जैसे रिएक्शन शुरू होने वाला उस समय का टाइम 0 लेंगे, ये जो टाइम है क्या है, फाइनल है। तो अगर कभी ऐसा हो कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को बीच में से पूछे, ठीक है ना, या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को बीच में से पूछे 10 मिनट होने के बाद, तो वहां पर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर याद रखना हमेशा टी इनिशियल जो होगा, इनिशियल टाइम वो 0 होगा। अब इस प्रॉब्लम को अगर हमको बनाना है, इस प्रॉब्लम को, तो क्या करेंगे, देखो याद रखना, यहाँ पर A1 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 कितना दिया हुआ है, 0.20 मोल पर लीटर, और उसी तरह से A2 कितना दे दिया हुआ है, 0.15 मोल पर लीटर, और हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, अब बाई टाइम कितना आता है, टाइम T2 माइनस T1। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव आएगा इसलिए हम लोग मोड लगा देते हैं। देखो कितना है, तो 0.15 अब माइनस 0.20,
समझ गए। डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना 10 माइनस 0 दैट इज 10। अब यहाँ से इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, इसको 0.15 में से 0.25 को बढ़ाए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना 10। अब देखो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.05 तो 0.005 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम सेकंड में दिया मिनट में है तो मिनट में लिख देंगे, टाइम जिस यूनिट में दिया रहेगा उसी यूनिट में लिख देंगे मिनट इनवर्स। समझ गए। तो कुछ इस तरह का नॉर्मल एक प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक, याद रखना। अब देखो इसके बाद ये प्रॉब्लम था, इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैसे लिखें। अब जो हम लोग जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे दो तरीके से। एक तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ, बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम कोई भी लेते हैं, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और इधर जाओगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। समझ लो कि जिधर भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो का हेड जो होता है ना वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और एरो का टेल जो होता है ना वो रिएक्टेंट का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक बात बताओ, कोई भी रिएक्शन शुरू होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जो बढ़ेगा तो ए क्या होता है कंज्यूम्ड होगा, ए क्या होगा कंज्यूम्ड होगा और बी क्या होगा फॉर्म करेगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अमाउंट जितना भी होगा ए का वो टाइम के साथ घटेगा और अमाउंट जो भी होगा बी का वो टाइम के साथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक। अब जो यहाँ कंजम्पशन हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर गौर करोगे तो पता चलेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितना जो रेट होता है कंजम्पशन का या डिसअपीयरेंस का उतना ही रेट होता है अपीयरेंस का, ठीक है ना, उतना ही होगा अपीयरेंस का, ठीक है, या फॉर्मेशन का, ठीक। तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन बराबर होगा रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन। दूसरा बात ये बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो वो आगे की तरह बढ़ेगा, ठीक। अब आओ इस पर हम लोग बेहतरीन चर्चा करते हैं। देखो जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं कि यह ए है और ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, तो हम इस ए को क्या बोलेंगे, ये ए जो है ए बोलो, ए को हम लोग कहेंगे कि रिएक्टेंट है, ए क्या है रिएक्टेंट है और बी जो है वह क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है ना। बी को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट है, ठीक ना। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ ए डिक्रीजेज, अमाउंट ऑफ ए डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या होगा ए का अमाउंट घटेगा और यह बराबर होगा अमाउंट ऑफ बी इंक्रीजेज विथ टाइम। क्या हो जाएगा इंक्रीजेज विथ टाइम, याद रखना, ठीक है ना। टाइम के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है और रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर होगा रेट ऑफ
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है ना, ऑफ बी, ठीक है। देखो द रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए बराबर होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। सिंपल समझो यहाँ से, अगर हम इसको लिखें डिफरेंशियल रेट लॉ के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी बराबर होगा डी बी बाई डी टी। याद रखना यहाँ पर हम लोग माइनस लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, प्लस का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है, यह माइनस साइन रिप्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ ये बात को कर रहा है कि अमाउंट ऑफ ए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसका अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पॉजिटिव साइन सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग बी का अमाउंट बढ़ रहा है। समझ रहे ना, सिंपल सी बात है। और इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, याद रखना टाइम के रेफरेंस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल बात है, ठीक। जिसमें प्लस लगा हुआ है समझ जाना कि समय के साथ वो इंक्रीज कर रहा है, जिसमें माइनस लगा हुआ है समझ जाना कि समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। हम इसको मान लेते हैं कि यह इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और इसी इक्वेशन 1 को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक। अब देखो डिफरेंशियल रेट लॉ पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो डिफरेंशियल रेट लॉ किसको कहते हैं वो देखो। जैसे डिफरेंशियल रेट लॉ अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, वो हमारा एग्जाम्पल मान लो कि N2 है प्लस 3H2 है जो कॉमन है, ज़्यादातर मिलते रहता है, 2NH3 है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर 1, जो पहला काम करोगे ना कि मोलर रेशियो फाइंड आउट कर लेना। तो मोलर रेशियो कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, मोलर रेशियो किसी भी रिएक्शन में कोफिशिएंट को कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट है N2 है, H2 है और कितना है NH3 है, ठीक है। तो ये कितना मोल है, 1 मोल है, 3 मोल है और 2 मोल है। मोल हम लोग डिफाइन कर लिए। अब मोल डिफाइन करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, मोल जब डिफाइन कर लिए कि कौन सा कितना है, तो एक बात देखो, जितना टाइम लगेगा नाइट्रोजन को खत्म होने में उतना ही टाइम लगेगा हाइड्रोजन को खत्म होने में। मतलब डिसअपीयरेंस जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बराबर खत्म होगा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द रेशियो, प्रोपोर्शनल रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 बराबर होगा याद रखना यहाँ पर 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कौन सा N2, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर डिफरेंशियल रेट लो हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी। अब चूंकि दोनों रिएक्टेंट है तो माइनस रखेंगे, बराबर होगा 3 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन N2 बाई डी टी, ठीक। एक काम करो,
यहाँ भी रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लिखेंगे। इस थ्री को तुम इधर ले लो, जब इस थ्री को तुम इधर ले लोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस ऑफ dN2/dt बराबर -1/3 dH2/dt। ठीक है, dH2/dt। अब देखो दूसरे पॉइंट में देखो, उसी तरह से अगर अब हम इसका नाइट्रोजन और अमोनिया का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 ये बराबर ना होगा 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रुक जाओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। ठीक है, अब देखो इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ में जो हमारे होने वाला है, देखो तो NH3 है तो NH3 कैसा है, प्रोडक्ट में, तो पॉजिटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ dNH3/dt dNH3/dt और बराबर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या करना होगा, 2 इंटू, अब चूंकि प्रोडक्ट है तो माइनस dN2/dt। समझ गए, प्रोडक्ट है प्लस रिएक्टेंट है माइनस, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और इसको ना इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dN2/dt बराबर हो जाएगा प्लस 1/2 dNH3/dt। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या है इसमें गौर से देखो, N2 के बराबर हाइड्रोजन वाला भी है, N2 के बराबर अमोनिया वाला भी है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन और अमोनिया का डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन आपस में बराबर होगा। ठीक, तो हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखो फ्रॉम 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रेट लो माइनस dN2/dt बराबर फिर माइनस 1/3, देखो यहाँ पर dN2/dt बराबर क्या है, -1/3 ऑफ dH2/dt। ठीक है, अब यहीं से हम इसको आगे लेके चलते हैं तो माइनस dH2/dt और बराबर होगा प्लस 1/2 dNH3/dt। ठीक है, तो यही तरीका है डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने का, और इसी को कहते हैं इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, या और इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। समझ गए ना, इस बात को समझ गए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा एक तरीका था, एक्सपेरिमेंटल वे में हम लोग निकाले कि डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा। अगर आप रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा तो जो भी एटम्स का कोफिशिएंट है या आयंस का, वो कोफिशिएंट डिवाइड में आ जा रहा है रेशियो बराबर करने के लिए। ठीक, 3 है तो 3:3 1:1, ये बात को ध्यान रखना, और इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब देखो हम लोग इसको एक जनरलाइज इक्वेशन करके, ठीक है, जनरल रिएक्शन से हम लोग इसको बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, समझ गए बात को। चलो, अगर नहीं समझे हो तभी कोई बात नहीं है, यहाँ से अभी समझ में आने वाला है। देखो हम लेते हैं कि फॉर ए जनरल रिएक्शन
देखो अल्फा ए प्लस बीटा बी और ये कन्वर्ट हो रहा है गामा सी और प्लस डेल्टा डी में। ठीक है, क्या हो रहा है? अल्फा ए प्लस बीटा बी कन्वर्ट हो रहा है गामा सी और प्लस डेल्टा डी में। ठीक, तो सबसे पहला काम देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? रिएक्टेंट का है। ठीक, ये वाला कैसा है? रिएक्टेंट का है। और ये वाला पॉइंट कैसा है? प्रोडक्ट का है। इतना तो सब समझ ही रहे हो। उसके बाद मोलर रेशियो जरूर डिफाइन करना। मोलर रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन है? ए है, बी, सी और डी। यहाँ पर देखो, ए का कोफिशिएंट अल्फा है, बी का बीटा, सी का गामा और डी का डेल्टा है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है ना। अब हमको इसको डिफरेंशियल रेट लॉ में लिखना है, तो जनरल तरीके से लिखेंगे। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे? डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। अब इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे अल्फा है, तो क्या करेंगे? 1 बाई अल्फा कर देंगे, और निगेटिव है तो माइनस रखेंगे। और फिर देखो इक्वल टू, हम क्या बोल रहे हैं कि जितना समय में ए खत्म होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उतना ही टाइम पर बी भी खत्म होगा। समझ गए? तो माइनस उसका कोफिशिएंट कितना है? बीटा, तो 1 बाई बीटा और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल बात। ठीक, अब देखो सी हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी बराबर का साइन देंगे। ठीक, और इस बार लिखेंगे पॉजिटिव। हम हर बार बता रहे हैं, याद रखना। माइनस क्या रिप्रेजेंट करे? बताओ। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टाइम जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा है, तो ए का एक कंसंट्रेशन घट रहा है। और पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि जब कभी भी आगे टाइम आगे जाएगा तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। बस इतना ही है नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन के बारे में। समझ गए ना। उसके बाद देखो, तब प्लस क्या लिखोगे? बताओ। 1 बाई गामा डी सी बाई डी टी बराबर होगा 1 बाई, बराबर होगा क्या? 1, देखो बराबर होगा प्लस 1 बाई डेल्टा इंटू डी बाई डी टी। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन है आपको लिखने के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में समझ लो। जो भी कोफिशिएंट होगा सबको डिवाइड में लेके आना है। रिएक्टेंट में माइनस का इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट में प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी जनरल इक्वेशन का हम यूज करके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ का। समझ रहे हो? तो आओ हम लोग देखते हैं क्या होगा डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए। देखो तो, देखो जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है राइट द differential rate law of following chemical reaction। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिए। ठीक, चलो देखो, एक नंबर में हमारे पास है कि 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 और प्लस O2। 2 नंबर में है कि H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है
H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI में। तीसरा प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम देखो, ये PCl5 गैस डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। चौथा कुछ जनरल लिख लेते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में कुछ जनरल लिख लेते हैं। देखो 4 नंबर में जैसे मान लो हाफ ऑफ A कन्वर्टेड इनटू B। कुछ और लिख लेते हैं। पांचवा मान लो कि क्या हो जाएगा 2A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है 3C प्लस 4D। ठीक ना, इस तरह का कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है। इस सब का डिफरेंशियल रेट लॉ हम लोगों को लिखना है। और कैसे होगा देखो, हम कोशिश करते हैं, सीख लोगे आराम से। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, खूब पूछता है डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में। देखो यहाँ से क्या करना, जैसे हम 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम है 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 प्लस O2। इस टॉपिक में याद रखना कि अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा ना तो दिक्कत होने वाला है। तो केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना कि बैलेंस कर लेना, ठीक ना। तो देखो 2N2O5 और 4NO2 प्लस O2, इसमें एटम्स बैलेंस है। अब देखो रेशियो अगर देखेंगे, रेशियो बोलने का मतलब क्या है, हमेशा समझना मोलर रेशियो। तो यहाँ पर कितना है 2:4:1, ठीक, सॉरी 1। देखो 1 क्या करोगे तुम, 1 है। अब यहाँ से ध्यान दो कि अगर यहाँ क्या है N2O5 नाइट्रोपेंटॉक्साइड रिएक्टेंट है और इधर वाला प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस ऑफ 1/2 dN2/dt बराबर हो जाएगा। अब देखो तो NO2 क्या है, प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। याद रखना था क्या हो जाएगा प्लस 1/4 dNO2/dt। अब फिर देखो बराबर का साइन दे देंगे, अब प्लस O2 तो क्या हो जाएगा DO2/dt। चूंकि उसके कोफिशिएंट 1 है तो 1 को तो हम लोग मेंशन करते नहीं है। समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। दिमाग लगाओ, खटाखट विदिन सेकंड ये क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड में लेकर आना, रिएक्टेंट में नेगेटिव रखना है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव रखना है, और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे मान लो कि एक और बेहतरीन है, जैसे H2 प्लस I2 2HI, ठीक। यहाँ जो है हम सॉल्यूशन नंबर यहाँ 1 था, यहाँ हम 2 करते हैं। क्या है H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI। अब इसमें देखो, इसमें जो रेशियो है मोलर रेशियो वो कितना है 1 1 और यहाँ पर है 2, ठीक है। तो H2 और I2 क्या है रिएक्टेंट है, तो क्या लिखोगे बोलो माइनस DH2/dt बराबर माइनस DI2/dt बराबर क्या हो जाएगा बोलो प्लस 1/2 DHI/dt। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, आराम से लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस का लिखना है तुमको, PCl5 का लिखना है तो देखो हम यहीं से लिख देते हैं PCl5 का। तो देखो PCl5 रिएक्टेंट है, बाकी सब प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ PCl5/dt अब बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ PCl3/dt और फिर बराबर प्लस Cl2 का, तो DCl2 और बाई dt। बताओ सिंपल है कि नहीं, कोई भी लिख सकता है। चलो समझ गए तो इसको नोट कर लो, हम मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं। जैसे देखो ये वाला क्या है कि 1/2 A कन्वर्ट हो रहा है B में, ठीक है ना, इसमें फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट यूज हो रहा है, तो इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे नोट कर लो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो तो चलो देखो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो तो क्या है कि 1/2 ऑफ A कन्वर्ट हो रहा है B में, तो 1/2 ऑफ A कन्वर्टेड इनटू B। एक काम करो, इसको ना 2B कर दो और ज़्यादा
अच्छा रहेगा, 2b। ठीक, तो हम यहाँ भी ले लेते हैं कि 2b है। ठीक, अब देखो क्या होगा यहाँ से कि मान लो कि डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी 1/1 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 डी बी बाई डी टी। ठीक, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 डी ए बाई डी टी और बराबर प्लस 1/2 डी बी बाई डी टी। सिंपल सा बात है। अगर तुम यहाँ पर चाहते ना तो पहले ही कर सकते थे, 2 कन्वर्ट करके ले जाते उधर तो a इज इक्वल टू 4b हो जाता। तो ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ का तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बनने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखो हम लोगों को उसके बाद जैसे डिफरेंशियल रेट लॉ के बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा दे उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट को नोट करना। 11th में पढ़ा हुआ बात है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो करते हैं कि उसमें क्या होता है कि दो तरह का रिएक्शन प्रोसीड होता है। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना था रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। देखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन एक वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गोज टू द कंप्लीशन स्टेज। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होगा वो प्रोडक्ट तक जाएगा और वो वापस फिर रिएक्टेंट में नहीं आता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में वापस ना आए, वैसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखना था क्या हो जाएगा, the chemical reaction goes to completion stage and it can not recombined to give original reactant, ठीक है ना। ओरिजिनल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाएगा लेकिन वापस वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें एक ही डायरेक्शन होता है, ओनली वन डायरेक्शन, केवल इसमें एक डायरेक्शन होगा, उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहेंगे, ठीक। अब चूंकि यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक गया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट तक नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि इस केस में क्या होगा, इस केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना। क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इन नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जैसे मान लो a प्लस बी बना और ये बन रहा है c प्लस डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि a और b कंबाइंड करके c और d बना रहा है या c बना रहा है, इससे कोई बस नहीं, एक भी बना सकता था और एक से अधिक भी बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होता है कि जब इसमें
रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक गया, लेकिन प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट के पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कहेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और याद रखना, इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा केस था हम लोगों का रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन 2 नंबर में है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स कभी भी प्रोडक्ट कंप्लीशन स्टेज तक नहीं जाता है। मतलब 100% रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होगा। जब 100% कंज्यूम नहीं होगा तो क्या होगा कि वो फिर से वापस आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो तुम कि आइस से अगर हम कन्वर्ट करते हैं, आइस है, ठीक है, इसको हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं। और फिर लिक्विड क्या होगा, फिर लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड से आइस, आइस से लिक्विड, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ कंजम्पशंस की बात नहीं होगी 100%, ठीक, याद रखना था। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि वैसे केमिकल रिएक्शन जो कभी भी कंप्लीशन स्टेज तक नहीं जाएगा और रिकम्बाइंड होकर ओरिजिनल रिएक्टेंट में वापस आ जाता है, ठीक है। तो उसमें 2 डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। एक डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा कि इनिशियली कोई भी रिएक्शन जो होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, वो डिफरेंट रेट से होता है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा तब हम लोग चर्चा करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो इसीलिए हम लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझना जरूरी था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगा, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन नेवर goes to completion stage and it combine to give original reactant, ठीक है ना, ओरिजिनल रिएक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन में 2 डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, इस रिएक्शन में 2 डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। इन रिवर्सिबल रिएक्शन they have 2 डायरेक्शन। कितना हो जाएगा, 2 डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट को हम लोग फॉरवर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कहेंगे, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट कहलाएगा बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड, याद रखना। राइट टू लेफ्ट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इक्विलिब्रियम पर चर्चा करेंगे, फिर वापस केमिकल काइनेटिक्स पर आ जाएंगे। तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जैसे मान लो कि PCl5 गैस है, PCl5 गैस है, इसको देखो डिसोसिएट किए तो क्या बन जाएगा, PCl3 गैस और प्लस Cl2 गैस। देखो तो क्या हो रहा है कि PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 और Cl2 बना, और फिर उसके बाद ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना, PCl5 बना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। देखो उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि क्या होगा। देखो यहां पर याद रखना कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग अब इक्विलिब्रियम पर चर्चा करेंगे। क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो इनिशियली बोथ
reaction both reaction proceed with different rate but at one stage एक स्टेज पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों सेम हो जाएगा। एट वन स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड is equal to rate of backward reaction। ठीक है, then reaction is said to be in equilibrium। तब हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन डिफरेंट रेट में रहता है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड का, उसी स्टेज को हम लोग कहते हैं कि अब रिएक्शन हम लोगों का इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का। ये 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिटेल वहाँ हम लोगों को 11th में पढ़ना रहता है। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे की तरफ देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो क्या होगा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। कोई भी रिएक्शन है उसका जो कंसंट्रेशन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसका कोफिशिएंट जो होगा उसके पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग वापस आ जाएंगे। हालांकि इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा रोल है, हम लोगों को मोलिकुलरिटी वगैरह डिफाइन करने में इक्विलिब्रियम का ही इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को पहले चर्चा कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन and each raised initial concentration of reactant and each raised to the power their coefficient। याद रखना इस बात को, बोर्ड में भी पूछ देता है लॉ ऑफ मास सेक्शन 12 के क्लास में। ठीक है ना, तो अब देखो हम कोई एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन से हम लोग प्रूव कर लेंगे कि लॉ ऑफ मास सेक्शन किसे कहते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन के बाद हम लोग ऑर्डर पर जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जैसे फॉर ए जनरल रिएक्शन कोई एक आप जनरल रिएक्शन ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो हम लेते हैं कि अल्फा ए, ठीक है, ये भी गैस फेज में है, प्लस बीटा बी, ये भी गैस फेज में है, और ये कन्वर्ट हो रहा है गामा सी गैस प्लस डेल्टा डी गैस। ठीक है, इसमें इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि मोलर रेशियो को देख लेना। तो मोलर रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोलर रेशियो देखो कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए का मोल कितना है, अल्फा, तो अल्फा, बी का बीटा, सी का गामा है और डी का डेल्टा है। ठीक है ना, डी का क्या है, डी का डेल्टा है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो अगर हम रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं रेट, तो रेट क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन से लिख रहे हैं तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका कोफिशिएंट जो होगा ना, ये वाला देखो कोफिशिएंट जो है
इसको हम लोग उसके पावर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसका पावर कितना हो जाएगा बीटा, और डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड नहीं, यहाँ पर हम लोग बाद में करेंगे, पहले समझ लो इसको। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट डालेंगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी। हम क्या बताएं, लेफ्ट से राइट को जनरली हम लोग इस तरह से बोलते हैं, लेफ्ट से राइट जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा उसको हम लोग कहते हैं कि यह फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और रेट टू राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो इसको यहाँ पर हम लोग जो लेंगे, यहाँ पर इसको लेंगे के एफ, तो के एफ इनटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर कितना हो जाएगा बताओ बीटा। ठीक है, यहाँ के एफ क्या है, के एफ जो होगा रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, याद रखना। ठीक, अब उसी तरह से अगर हम रेट लिखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट किसका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ देखो तो क्या है सी का पावर गामा हो जाएगा, और बताओ डी का पावर क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा। यहाँ भी हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट लेंगे तो क्या लेंगे के बी लेंगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी और इनटू सी का पावर गामा और डी का पावर डेल्टा। ठीक, यहाँ के बी क्या है, रेट कांस्टेंट होगा के बी क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट, के बी रेट कांस्टेंट है किस डायरेक्शन के लिए बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, याद रखना रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक ना, अब देखो तो हम लोग फॉरवर्ड को लिख लिए, हम लोग क्या किए कि फॉरवर्ड के लिए हम लोग लिख लिए, ये वाला पॉइंट हमारा फॉरवर्ड के लिए है और ये वाला हमारा जो पॉइंट है बैकवर्ड के लिए है। अब कहता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होगा ना, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होगा तो रेट तो दोनों रिएक्शन का क्या होगा सेम हो जाएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिवर्सिबल रिएक्शन में कि इक्विलिब्रियम कब कहेंगे किसी सिस्टम को, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तभी हम लोग उसको कहते हैं क्या बोलते हैं कि सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में है। तो हम इसको दोनों को इक्वेट करेंगे कब, जब लिखेंगे एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे स्टेबलाइज्ड होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग इसको लिखते हैं और प्रूफ कर लेते हैं। ये लॉ ऑफ मास सेक्शन का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का, जिसको हम लोगों को मोलेक्युलरिटी ऑर्डर वगैरह फाइंड आउट करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होगा। तो देखो तो यहाँ पर क्या है के एफ, दिस इंप्लाइज दैट के एफ ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, अब बराबर हो जाएगा के बी सी का पावर गामा और डी का पावर डेल्टा। देखो ठीक है, अब क्या करो कि रिएक्टेंट जो है इसको उधर भेज दो, तो इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, और के बी को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा और कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डेल्टा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा, सॉरी हाँ ठीक है, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे के एफ और के बी दोनों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको रेशियो को हम लोग मान लेंगे क्या कि के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन आएगा वो देखो, यहाँ हमारा जो इक्वेशन आएगा उसको देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा के बाई के बी इज इक्वल टू, तो के इक्विलिब्रियम बराबर, देखो के इक्विलिब्रियम बराबर के एफ बाई के बी हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा, डी का पावर डेल्टा, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर बहुत आसानी से आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर गामा, कंसंट्रेशन ऑफ डी
का पावर डेल्टा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बीटा। यही हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम है और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ रहे हैं ना बात को? अब यहां से देखो, तुम लिख सकते हो कि के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा? के एफ बाई के बी, के एफ बाई के बी। ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। सिंपल वे में याद रखना कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेफ्ट टू राइट को फॉरवर्ड लेना, राइट टू लेफ्ट को बैकवर्ड लेना और दोनों को इक्विलिब्रियम के टाइम पर बराबर कर देना, हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में इसको बहुत सारे टर्म्स में हम लोगों को पढ़ना होता है। इसको जैसे हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में पढ़े, इसको मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग वापस आ जाते हैं। कौन सा? वापस जो हम लोग आएंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो देखो ऑर्डर क्या होता है। यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन किस ऑर्डर में प्रोसीड करेगा उसी पर हम लोगों को चर्चा करना था। सबसे पहला बात, ऑर्डर पढ़ने से पहले एक बात दिमाग में डाल लो कि हम लोग ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसको कैलकुलेट करने में टफ है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है ना, ऑर्डर क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। पहला इसका पॉइंट ही यही होगा कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी डिफाइन थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, याद रखना ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए देखो, सबसे पहला पॉइंट हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, कि फॉर अ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, देखो ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखो कि रेट जो होगा ना, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? ए और बी का। ठीक है, ठीक। अभी तक हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट 1 माने तो नहीं डाले, लेकिन चूंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो इसका जो पावर ऑर्डर जो होगा वो बदल सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट ले लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के और इनटू, और ए का पावर एक्स ले लेते हैं और बी का पावर हम वाई ले लेते हैं। ठीक है ना, रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स और बी का पावर हम लोग कितना ले लिए? वाई ले लिया। अब यहां पर गौर से देखो तो पता चलेगा कि x क्या है? x इज द ऑर्डर, x इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a। x जो ऑर्डर है वो a के रिस्पेक्ट में है और y इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। ठीक है ना, y किसका ऑर्डर है? b का। अगर हम बात करें कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। इसको और इसको दोनों को हम लोग जितने भी पावर होगा, हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, जितने भी पावर होगा हम लोग उसको जोड़ लेंगे तो वो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा और वो हो जाएगा कितना? x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। समझ के बात को? अब देखो थोड़ा सा हम इस पर और काम कर लेते हैं कि क्या होगा कि अगर कभी कभी सवाल ये पूछे बोर्ड में कि यहाँ रेट कांस्टेंट, हाँ एक बात और लिख लो, हियर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट नोन एज रेट कांस्टेंट, नोन एज रेट कांस्टेंट। ठीक है,
याद रखना। इसमें 2 पॉइंट भी हम बताते हैं। देखो K यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन रेट कांस्टेंट है, ठीक है। याद रखना यह कांस्टेंट उसी वक्त तक रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब रेट कांस्टेंट कब तक रहेगा, जब टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तब। दूसरा बात ये देखो यहाँ पर कि यह पार्टिकुलर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये कोई केमिकल रिएक्शन जो है, सॉरी, ये रेट कांस्टेंट है, ये सभी रिएक्शन के लिए सेम नहीं हो सकता है। रेट कांस्टेंट सभी रिएक्शन के लिए सेम नहीं हो सकता है। रेट कांस्टेंट के जो होगा वो अलग अलग रिएक्शन में उसका वैल्यू अलग अलग होता है। इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि के इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। के इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब भी जाके यह कांस्टेंट रहेगा, ठीक। पहला पॉइंट है टी इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट देखो कि क्या होता है कि रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शन, यह अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखो सवाल पूछता है कि रेट कांस्टेंट को हम रेट ऑफ रिएक्शन कब कहेंगे। रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कब कहेंगे, ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ हम 2 तरीका अपना सकते हैं। कब, जब रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पूछेगा क्या कि रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन कब कहते हैं, तो वहां पर देखो याद रखना, हम बता देते हैं। इसका 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 व्हाइट वाला ले लेते हैं। देखो कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, ठीक है। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर हम लोग इसको भी ले लेते हैं 1 मोल पर लीटर। जब सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 पर पावर कोई भी हो, वैल्यू कितना होगा 1 का। तो देखो इस इक्वेशन में यहाँ हम 1 रख दें, यहाँ 1 रख दें, और पावर कुछ भी हो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 1 × 1 के बराबर, 1 को के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो यह पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। अगर हम ऑर्डर को ही 0 कर देते हैं, देखो अगर हम लोग मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, हम x को भी 0 कर लेते हैं और y को 0 कर लेते हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं ना एक फॉर्मूला कि x का पावर 0 कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। y का पावर 0 कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। कहीं भी पावर अगर 0 रहता है तो कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझ लो। तो क्या है कि अब यहाँ हम लिख सकते हैं 2 कंडीशंस। एक तो कंडीशन यह है कि रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट is called rate of reaction when concentration of reactants is taken to be 1 mole per liter, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। जब 1 मोल पर लीटर ले लेंगे तो रेट कांस्टेंट को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। देखो ये जब 1 हो जाएगा तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। या दूसरा तुम इसी को लिख सकते थे क्या कि रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन टू बी 1 मोल पर
rate constant is called rate of reaction when the order of reaction is 0. ठीक है, ऑर्डर अगर हम लोग 0 कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे काम करेंगे। दूसरा पॉइंट हम उसी का लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट है उसी का, दूसरा पॉइंट है देखो कि रेट कांस्टेंट is called rate of reaction when order of reaction is 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप देखो ना, यहाँ पर रेट इज इक्वल टू क्या है, रेट इज इक्वल टू के, और ए का पावर अगर हम 0 रख दें और बी का पावर हम 0 रख दें तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो 1 इंटू के कर लोगे तो के बराबर के क्या आ गया, रेट। समझ गए ना बात को, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। बोर्ड में ये सवाल पूछेगा कि रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन कब कहते हैं, तो याद रखना, लिख देना। या तो तुम कंसंट्रेशन को 1 कर लो, सभी जितना भी रिएक्टेंट है सबके कंसंट्रेशन को 1 कर लो, या तो उस रिएक्शन का ही ऑर्डर को 0 कर दो। 0 कर दोगे तभी भी रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट के रेफरेंस में 2 पॉइंट जरूरी याद रखना। पॉइंट नंबर 1 याद रखना कि के उस वक्त तक कांस्टेंट नहीं होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब के इज कांस्टेंट कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब। दूसरा बात है कि रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, ये फिक्स नहीं है कि हर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता, अलग ही होगा। ठीक है, इसलिए हम लिखे हैं रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, इस बात को याद रखना। देखो अब हम शुरू में बोले थे कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का भी पता कर लेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। तो देखो तो क्या है कि जैसे कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब देखो कैसे हम प्रूव कर लेते हैं। जैसे मान लो कि CH3, नहीं 1 मिनट सुनो, उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 मिनट देखो तो, कि पॉइंट नंबर 1 याद रखना, पॉइंट नंबर 1 याद रखना, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर में भी 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर कैनॉट बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली। ठीक है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरेटिकली। ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली। ठीक है ना, ये बात 3 पॉइंट याद रखना। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, इसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली, ये 3 पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। अब जैसे देखो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, देखिए कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, लेते हैं हम। ठीक है, जैसे देखो कि 2N2O5 डिकम्पोज होगा और यह बन जाएगा 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ जो है रेट देगा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है कि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का पावर 1। यहाँ यह 1 जो हम लिखे हैं यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है ना, 1 जो लिखे हैं वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिर्फ क्या कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू
N2O5 बराबर 1, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है। ठीक है, दूसरा देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कि एसिटिक एसिड है, इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO पर माइनस और प्लस H प्लस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है इसलिए ऑक्सीजन का नेगेटिव आएगा। यहाँ से अगर हम फिर रेट लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, K और N2 एसिटिक एसिड, तो CH3COOH, इसका पावर मान लो 3/2 है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो 3/2 है। मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड, यह कितना हो जाएगा, 3/2 के बराबर होगा। याद रखना कितना हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा, 3/2। ठीक है, याद रखना। ठीक, उसी तरह से मान लो कि अगर कोई रिएक्शन, एक और देख लो, 2O3, सॉरी इसको हम लोग दूसरे हिसाब से बनाते हैं, 3O2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो 2O3। तो यहाँ अगर मान लो रेट जो दे रहा है वो क्या देगा, KO2 का पावर -1, तो ऑर्डर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 इज इक्वल टू 1, -1, माइनस है तो माइनस होगा। तो देखो ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और सवाल भी आएगा तो इसका ऑर्डर पर सवाल जो होता है बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसमें मेन ये 3 पॉइंट है कि एक एक्सपेरिमेंटल है, दूसरा ऑर्डर जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, ऑर्डर को हम लोग डिटरमाइन करते हैं थ्योरेटिकली। ये सब पॉइंट को आप याद रखोगे, सवाल बनाने में हम लोगों को आगे मदद करेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो कि क्या हम लोग करेंगे कि यूनिट ऑफ, जैसे के है ना, उसका हम लोग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद देखो तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक, इसके लिए देखो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे देखो ए और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, रेट का जब हम चर्चा करेंगे तो के और ए का हम यहां पर जो ऑर्डर ले रहे हैं nth ऑर्डर, क्या ले रहे हैं, n जो है यह है nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ जो ऑर्डर है कितना है, nth ऑर्डर है। हमको क्या चाहिए था, यूनिट ऑफ के चाहिए था। ठीक है ना, तो के को हम अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय ए का पावर n। ध्यान से देखो, हम लोग क्या जानते हैं, रेट जो होता है, रेट उसका यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, और यहाँ कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। आप क्या करेंगे, सिंपल, आप अब सिंपल क्या करेंगे, आप देखो यहां से कि ये दोनों वैल्यू हम यहां पर पुट कर लेंगे, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यूनिट ऑफ k बराबर, देखो रेट का है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो लिख लेंगे मोल लीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स। दूसरा डिवाइड कर देंगे, यहां कितना है, मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन का, तो मोल लीटर इनवर्स। अब चूंकि इस प्रॉब्लम में ऑर्डर n है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम n ऑर्डर लिख देंगे।
जब एन ऑर्डर लिख देंगे तो अब देखो ध्यान से देखो, तो इसके पावर में हम 1 कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि x का पावर m और x का पावर n जब बेस सेम रहता है डिवाइड में हो तो x का पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो यहाँ भी देखो मोल लीटर इनवर्स बेस सेम है, ऊपर में 1 है और नीचे में कितना है, n है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेम वही वाला इस्तेमाल, अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे इसी का इस्तेमाल करेंगे। 6-7 का मैथ है। तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। देखो टाइम इनवर्स, ठीक है, एक मिनट, टाइम इनवर्स टाइम जिस में दे, मिनट में देगा तो मिनट, सेकंड में देगा तो सेकंड, जिस में भी दे। देखो अब हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1 कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। n कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर में 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 0 रखिए तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, ठीक, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू टाइम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा बताओ, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। देखो टाइम अगर सेकंड में होगा तो सेकंड रहने देना, मिनट में होगा तो मिनट रहने देना, जो भी हो उसको रहने देना, ठीक। तो यहाँ पर इसका यूनिट हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जब भी बोले सेकंड ऑर्डर यहाँ 2 कर दो, थर्ड ऑर्डर यहाँ 3 कर दो, ठीक है ना। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना हो गया, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। देखो हम एक और निकाल देते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक। अब देखो नोट करने के बाद अगर हम लोग निकालते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ डायरेक्ट लिखो ना के, रेट कांस्टेंट तो हम लोग जानिए रहे के, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स, ठीक है। अब देखो तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू कितना 1, तो 1 को टाइम इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 पुट कर दो तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के यहाँ से हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू टाइम इनवर्स, तो देखो तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स पर पावर -1 इंटू टाइम इनवर्स, ठीक। टाइम इनवर्स देखो तो मोल पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, तो मोल इनवर्स और लीटर पॉजिटिव है तो यह आ जाएगा +1। तो मोल लीटर और टाइम इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से आप थर्ड ऑर्डर का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। अब तक जो चर्चा था वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो देखो तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा ज़्यादातर, जैसे रेट इज एक्सप्रेस्ड एज आर इज इक्वल टू के, ए का पावर हाफ बी का पावर 3, देन फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकली ये रिएक्शन जो दिया हुआ है, ये रिएक्शन हमारा दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि ए का ऑर्डर दिया हुआ है, बी का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ओवरऑल ऑर्डर निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल की बात कर रहा है, तो अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो जैसे रेट इज इक्वल टू दी बाय के, ए का पावर 1/2 और बी का पावर 3/2। तो देखो लिख लेना, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये कितना है बताओ 1/2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है
3/2। ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है तो निकाल लेंगे ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर का मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ लेना। तो हाफ प्लस 3/2 एलसीएम लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 1 + 3। समझ गए ना बात को, बटा पर के जोड़ है क्या करेगा 4/2 दैट इज 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है तो यूनिट का पता कर लोगे, कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हो। कोई भी रिएक्शन देखो सिंपली है। अगर तुमसे पूछे कि रेट इज इक्वल टू, हम आपको दे रहे हैं रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 2 और मान लो कि बी का पावर कितना है 0, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो ओवरऑल क्या करेंगे हम लोग सबको जोड़ देंगे 2, इसको काम करो बी का पावर 1 है तो क्या करेंगे 2 + 1 दैट इज 3। सिंपल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सवाल मजा आएगा कब, जब देखोगे तब। कभी कभी प्रॉब्लम इस तरह से भी रहता है, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद हम एक बताते हैं, जैसे एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है हम बताते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन तो हो गया, इसके बाद देखो तो कभी कभी इस तरह से पूछ देगा। हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज गिवन R इज इक्वल टू के, सॉरी R इज इक्वल टू नहीं, K इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी में कह रहा है K इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ठीक है, तब कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा सवाल है, समझ लो। ये एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, सिर्फ हमारा के का वैल्यू दिया हुआ। अगर हम लोग सोचे इसको कि रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के ए का पावर n, अगर इस फॉर्मूला का अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमको रेट मालूम है और ना ही हमको कंसंट्रेशन मालूम है। तो ना रेट मालूम है ना कंसंट्रेशन मालूम है, तो ऑर्डर थोड़ी ना निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट से हम लोग पता करेंगे। जैसे यहाँ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो पहला वाला जो केस होगा क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या हो जाता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। उसके बाद देखो फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरा वाला प्रॉब्लम में ये पहला है, दूसरा वाला प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दे रहा है 3.6 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, समझ रहे हो ना, कि यहाँ सिर्फ टाइम पर निर्भर कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होगा यूनिट ऑफ के, और क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है ना। तब देखो जैसे पहला जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसमें लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो रखेंगे तो ये मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स हो जाएगा, जो इसमें यूनिट दिया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो ये 1 - 1 0, तो बचेगा क्या टाइम इनवर्स बचेगा। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। दो तरीका आपको बताया क्वेश्चन पूछने का, एक तो इस तरह से रिएक्शन दे देगा तब आपसे ऑर्डर फाइंड आउट कर लेगा, दूसरा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दे देगा तब आपसे ऑर्डर पूछ सकता है। इसके बाद कभी कभी क्या देगा कि जैसे ए और बी का एक एक्सपेरिमेंटल डाटा देगा, और एक्सपेरिमेंटल डाटा देने के बाद वहां से पूछेगा कि ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए हम उस तरह का भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। जैसे देखो द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द काइनेटिक्स स्टडी ऑफ द रिएक्शन। जैसे 2a + b कन्वर्ट हो रहा है, 2a + b कन्वर्ट हो रहा है हाँ देखो 2a + b कन्वर्ट हो रहा है C + D। आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताया था, लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है
कि ए और बी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 4 एक्सपेरिमेंट किया, उसमें दे रहा है कि पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1 0.1 उसका रेट कांस्टेंट कुछ है, याद रखना। फिर उसी तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेट एक्सप्रेशन फॉर द एबव रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश करना। पहला जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो देखिए, उसी हिसाब से आप भी करेंगे। जैसे देखो यहां बोल रहा कि ऑर्डर निकालिए या रेट एक्सप्रेशन लिखे। तो रेट एक्सप्रेशन कब लिखेंगे हम लोग, जब हम लोगों को ऑर्डर पता चल जाएगा तब। तो देखो इस क्वेश्चन में हम सबको इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है ना। ये जितने भी है सब 1 2 3 4 5 मान लेंगे एक्सपेरिमेंट। तो देखो तो पॉइंट अगर 1 लेते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 3 से, एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है। अब इसी को हम लोग आगे की तरफ लेके चलेंगे। जैसे देखो एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाय 3, रेट कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि 2 के लिए लिखो तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए तो कितना 0.3, तो 0.3 अब बाई 3 में भी कितना है 0.3, इसका पावर हो जाएगा x। और देखो तो 2 तो 0.2 अब बाई 0.4, इसका पावर हम लोगों का कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट तो हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, तो उसका इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल तो हम लोग बिल्कुल करेंगे नहीं। अब यहाँ से देखो हम इसका रेट लेते हैं, तो 2 का रेट कितना है 7.2 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 10 का पावर -1, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली 1/2 का पावर y। अब देखो ये पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 8 भी है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगा। देखो 72 से इसको काट दो तो 4 मरतबे में कट जाएगा। तो क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं 1/2 का y है और इसको हम क्या कर सकते हैं 1/4 को स्क्वायर कर सकते हो 1/2 का स्क्वायर, था क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ बेस सेम करने के लिए ये काम किए हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। मतलब ऑर्डर b के रेस्पेक्ट में जो हम लोगों का आया है वो 2 आया है, ठीक। उसी तरह से देखो इसमें सिमिलर टर्म्स है 1 और 4। अगर हम इक्वेशन 1 और 4 को अगर करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक। या रहने दो, यहाँ देखो कि एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाई 4, एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाई 4। तो एक्सपेरिमेंट 1 में क्या है 0.1 ए का 0.1 अब बाई 0.4 इसका पावर x है, और फिर 0.1 अब बाई 0.1 इसका पावर कितना है y है, इज इक्वल टू, ऐसे तो y का वैल्यू मिल गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके लिए हमारे है 6 इंटू 10 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2.40 इंटू 10 का पावर -2, ठीक। ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में 100 चला जाएगा। देखो तो ये वाला पॉइंट हटा दोगे तो 0 और ये ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आया 6/24। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो 1/4 का पावर x इज इक्वल टू, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 का पावर 1, तो 1/4 खत्म, x इज इक्वल टू 1। अब अगर हमको रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा तो रेट एक्सप्रेशन के लिए देखो तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखते हैं। इस पॉइंट पर हम फाइनल आंसर लिखते हैं कि क्या हो जाएगा। देखो तो रेट इज इक्वल टू के और ए और इनटू बी। तो ए का ऑर्डर कितना आया, देखो यहाँ 1 है, और बी का ऑर्डर कितना आया है, तो यहाँ 2 है। तो यहाँ लिख लेना 1 और यहाँ लिख लेना 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ऑर्डर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल जितने भी प्रॉब्लम है लगभग अब आप बना सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे, मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। और जब फिर मोलिकुलरिटी हम लोग पढ़ लेंगे तो ऑर्डर से मोलिकुलरिटी को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।